हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारत IQ में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति। तो इसके संबंध में आज कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। कुछ ऐसी ट्रिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको बहुत ही लंबे समय तक ईजी वे में आप उन आर्टिकल्स को याद रख पाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें आराम से आसानी से समझ में आ सकें। और ये जो टॉपिक मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ, ये टॉपिक कर लेने के बाद आपके बहुत सारे क्वेरीज RAS कोई भी एग्जाम राजस्थान के अंदर या UPSC इवन हम कह सकते हैं, वो भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो आप बस मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा, मेरे साथ जरूर दीजिएगा, तो आपको पूरा टॉपिक बड़े आराम से समझ में आएगा। ये तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन कौन कब कब रहे हैं। तो एक नज़र इस पर डाल देते हैं। सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब 1950 से लेकर 1962 तक। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब रहे हैं। उनके बाद जाकिर हुसैन, उनके बाद वेंकट गिरी साहब रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह साहब रहे हैं। फिर उनके बाद वेंकट रमन साहब रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और अभी वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल तो ये बन जाता है, सबसे पहला तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनका टर्म कितने साल का रहा था। और सीक्वेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। जैसे कि प्रणब मुखर्जी का भी हाल ही में देहांत होकर चुका है, तो पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं प्रणब मुखर्जी साहब। उनके बाद वर्तमान में है 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। तो ये भी आपको क्रम पता होना चाहिए। ये एक थोड़ा सा मैंने इस पर नज़र डाला है, तो इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो हम देखते हैं, एक ट्रिक के साथ में समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि संविधान में 22 भाग हैं, उनमें से भाग 5 जो प्रारंभ होता है अनुच्छेद 52 से, तो उसी भाग की हम आज यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, अनुच्छेद 52 से। तो अनुच्छेद 52 5वां भाग है। आप इस प्रकार से कोरेट कर सकते हैं इसको। 5वां भाग है, अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है ये जो संविधान का 5 भाग है। तो हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं सारे के सारे। यहाँ पे कुछ 11 आर्टिकल में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप समझिएगा कि यहाँ पे ये है मिस्टर पिंटो और ये इंटरव्यू लेने आए हुए हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब का। अब इनकी कुछ जिज्ञासा है, इनकी कुछ क्वेरीज हैं जो कि ये प्रेसिडेंट साहब से पूछ रहे हैं। तो ये आप देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है इनके। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन इनका कि आप कौन हो, मतलब प्रेसिडेंट से आकर पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो अनुच्छेद 52 बात करता है प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में। तो इनका प्रश्न हुआ कि आप कौन हो और उत्तर दिया है प्रेसिडेंट साहब ने कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो ये आता है अनुच्छेद 52 के तहत। तो आपको याद होना चाहिए ये कि प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ पे दे रखी है, तो अनुच्छेद 52 में इसको दिया गया है। दूसरा प्रश्न ये करते हैं कि आप क्या करते हो। तो मिस्टर पिंटो पूछ रहे हैं राष्ट्रपति जी से कि आप क्या करते हो। तो ये जवाब दे रहे हैं कि संघ की कार्यपालिका को शक्ति देता हूँ। यानी कि अनुच्छेद 53 बात करता है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रेसिडेंट में निहित है। यानी कि प्रेसिडेंट ही संघ की कार्यपालिका को शक्ति देते हैं। संघ की कार्यपालिका क्या हो गई, ये कार्यपालिका है जो केंद्र के अंदर आप यूनियन मिनिस्टर का नाम सुनते हो, PM का नाम सुनते हो, तो पूरी कार्यपालिका उनसे मिलकर के बनती है, उसको हम बोलते हैं संघ की कार्यपालिका। तो ये अनुच्छेद 53 के तहत इसको कवर किया जाता है। तो ये है दूसरा प्रश्न जो पूछा है मिस्टर पिंटो ने। तीसरा प्रश्न यहाँ पे इन्होंने पूछा है आप प्रेसिडेंट कैसे बने। तो ये इनका प्रश्न है, यहाँ पे इनकी जिज्ञासा है कि आप प्रेसिडेंट कैसे बने। तो उत्तर देते हैं प्रेसिडेंट साहब कि मैं प्रेसिडेंट बना निर्वाचन के द्वारा, यानी कि इलेक्शन हुआ था उसके द्वारा मैं प्रेसिडेंट बना। तो अनुच्छेद 54 के तहत बात की जाती है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन दिया गया अनुच्छेद 54 के तहत। चौथा प्रश्न यहाँ पे ये करते हैं मिस्टर पिंटो, ये कहते हैं निर्वाचन कैसे होता है। तो निर्वाचन कैसे होता है, अब उत्तर देते हैं प्रेसिडेंट साहब कि निर्वाचन की एक प्रक्रिया है, एक समुचित प्रक्रिया है, उसके तहत निर्वाचन किया जाता है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 के तहत आती है। यानी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ आती है, अनुच्छेद 55 में। और निर्वाचन का शब्द कहाँ है, निर्वाचन शब्द है अनुच्छेद 54 में। अगला प्रश्न है आप कब तक प्रेसिडेंट बने रहोगे। तो 5वां प्रश्न पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि आप कब तक प्रेसिडेंट बने रहोगे। तो उत्तर आता है कि मैं 5 वर्ष तक प्रेसिडेंट बना रहूंगा। यानी कि प्रेसिडेंट के पद की जो अवधि की बात की जाती है वो की जाती है अनुच्छेद 56 के अंदर। यानी कि आर्टिकल 56 के अंदर बात की गई है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या रहती है, तो 5 वर्ष की अवधि इनकी रहती है। अगला प्रश्न ये पूछते हैं क्या आप दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हो।
ये इनकी एक और जिज्ञासा है कि आप दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हो, तो उत्तर आता है कि हाँ, अर्थात पुनर्निर्वाचन की बात की गई है, यानी कि एक प्रेसिडेंट 2 बार 3 बार कई बार प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये बात की गई है अनुच्छेद 57 के तहत, यानी कि प्रेसिडेंट जवाब दे रहे हैं कि हाँ, मैं दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, यानी कि री अपॉइंटमेंट की प्रावधान है भारतीय संविधान के अंदर, यानी कि एक प्रेसिडेंट कई बार प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, मतलब चुनाव के थ्रू बनाया जा सकता है। तो ये बात है पुनर्निर्वाचन की, यानी कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की बात है अनुच्छेद 57 के तहत। अगला इनका प्रश्न है, क्या कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है? ये इनकी जिज्ञासा है मिस्टर पिंटो की कि क्या कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है? तो आंसर आता है प्रेसिडेंट की तरफ से कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी प्रेसिडेंट बन जाएगा। इसके लिए कुछ निर्धारित योग्यताएं हैं। तो योग्यताओं की यदि प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के लिए योग्यता कहाँ पे दी गई है, तो ये दी गई है अनुच्छेद 58 के तहत। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 58 में प्रेसिडेंट की योग्यताएं का प्रावधान है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, केवल योग्यता के आधार पर प्रेसिडेंट बना जा सकता है? ये इनकी जिज्ञासा है कि क्या केवल योग्यता के आधार पर प्रेसिडेंट बना जा सकता है? तो इसका उत्तर आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल योग्यताओं के आधार पर आप प्रेसिडेंट बन जाओगे। तो इसके लिए कुछ शर्त भी है, मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो शर्तों का उल्लेख है वो है अनुच्छेद 59 के अंदर। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद हैं, सीरियल वाइज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मिस्टर पिंटो प्रश्न पूछ रहे हैं और इनके जवाब जो दिए जा रहे हैं वो किस अनुच्छेद के अंदर दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगला इनका है कि प्रेसिडेंट का जो पद है उनके शपथ किस अनुच्छेद के तहत है? तो प्रेसिडेंट जो अपनी शपथ लेते हैं वो अनुच्छेद 60 के तहत ली जाती है, यानी कि अनुच्छेद 60 में प्रेसिडेंट की शपथ का उल्लेख है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, एक कई बार पूछा गया है। उसके अलावा प्रश्न 10 है इनका एक कि महाअभियोग की प्रक्रिया कहाँ पर दी गई है? तो इसके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है, क्या रहती है। तो अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है महाअभियोग की प्रक्रिया का। फिर बात की जाती है, अगला प्रश्न है प्रेसिडेंट के निर्वाचन की बाध्यता। तो प्रेसिडेंट के निर्वाचन की बाध्यता है, ये बात कहाँ पे की गई है, यानी कि एक संवैधानिक बाध्यता है प्रेसिडेंट के निर्वाचन की। तो ये बात की गई है अनुच्छेद 62 के तहत। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक। तो मैंने आपको यहाँ पे बड़े ही सिंपल फॉर्म में, सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, ताकि आप एक सीरियल में आप उनको याद कर सकें किस प्रकार से मिस्टर पिंटो इनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं और अपनी जिज्ञासाओं के जवाब प्राप्त कर रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट से। तो वो अपने जवाब जो दे रहे हैं वो उनके अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए हैं। ये जवाब जो है प्रावधान है अनुच्छेद के अंतर्गत, आप डायरेक्टली इनको याद रखिएगा, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे एग्जाम्स के अंदर, बहुत हेल्प करेंगे आपको, लॉन्ग समय तक चीज़ें आपको याद रहेंगी ये। तो ये आप इनका एक बार माइंड में इनको रख लीजिएगा, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, नोटबुक में आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक आर्टिकल को, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो अनुच्छेद 52 हम डिस्कस कर रहे हैं, भाग 5। तो भाग 5 में आपको बता चुका हूं, संविधान का इंपॉर्टेंट पार्ट है भाग 5 और अनुच्छेद 52 से ही स्टार्ट होता है भाग 5। तो मैं आपको बता चुका हूं उनके बारे में। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख। क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट? सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। दूसरी बात, प्रथम नागरिक होता है, यानी कि देश का प्रथम नागरिक है हमारे राष्ट्रपति महोदय जो हैं, फर्स्ट जो सिटीजन बोला जाता है तो राष्ट्रपति जी को बोला जाता है। नाम मात्र का अध्यक्ष है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि राष्ट्रपति जो हैं भारत में वो नाम मात्र के अध्यक्ष हैं और वास्तविक अध्यक्ष कौन है, तो वो है प्राइम मिनिस्टर। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक। भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय व्यवस्था है, यानी कि भारत ने ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसको अपनाया है। आपको पता भी होगा जो 1935 का एक्ट था, भारत शासन एक्ट, वहाँ से 2/3 भाग हमने लिया भी है, अपने संविधान के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। तो ब्रिटेन के समान संसदीय व्यवस्था को हमने यहाँ पे अपनाया है भारत के अंदर। ब्रिटेन में सर्वोच्चता राजा को दी गई है, जैसे ब्रिटेन में सर्वोच्चता राजा को दी गई है और नाम मात्र का अध्यक्ष होता है वहाँ पर भी राजा, तो उसी प्रकार से हमने भी प्रेसिडेंट को ब्रिटेन के राजा के समान शक्ति दी है। लेकिन वहाँ पे जो अध्यक्ष होता है, इस प्रकार से राजा जो बनाया गया वहाँ पे नाम मात्र का अध्यक्ष है ब्रिटेन के अंदर, उनका इलेक्शन नहीं होता है। परंतु भारत में जो राष्ट्रपति है तो ब्रिटेन के राजा जैसा ही है, नाम मात्र का अध्यक्ष है, लेकिन राष्ट्रपति का इलेक्शन का प्रोविजन है भारत के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं अमेरिका के संबंध में। तो अमेरिका में प्रेसिडेंट का जो पद है वो वास्तविक अध्यक्ष है वहाँ के शासन के, यानी कि
उनका जो उनका सिस्टम है भारत से और ब्रिटेन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पे वास्तविक अध्यक्ष प्रेसिडेंट साहब हैं, जबकि भारत में और ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वास्तविक अध्यक्ष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको याद रखिएगा, इस अनुच्छेद के संबंध में बहुत हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अनुच्छेद 53 में बात की गई है संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रेसिडेंट में निहित होती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ संघ की कार्यपालिका क्या होती है। जो केंद्र के अंदर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर होते हैं, वो पूरी कार्यपालिका होती है संघ की, उसे हम बोलते हैं संघ की कार्यपालिका। तो वो अपनी शक्ति कहाँ से गेन करते हैं? प्रेसिडेंट से शक्ति अपनी गेन करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट से उनको पावर मिलती है। आपने देखा होगा जो शपथ दिलाने का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर को, तो वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है यानी कि राष्ट्रपति महोदय सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं। यानी कि एक मंत्री परिषद होती है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सलाह देती है प्रेसिडेंट महोदय को, तो उसके अनुसार ये काम करते हैं सिवाय स्वविवेक के। अब ये स्वविवेक क्या चीज़ है? स्वविवेक, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं इसका, कि स्वविवेक का उदाहरण ये है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट चुन करके आती है तो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है, जब प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है, उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय, तो वहाँ पे राष्ट्रपति महोदय अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब मंत्री परिषद बनाई जाती है तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सलाह देते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि ये मेरे जो मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया जाए, ये सलाह देते हैं इनको। तो उसके बाद जब ये पूरी की पूरी मंत्री परिषद बन जाती है इनकी, सभी के सभी मंत्रियों से मिलकर प्राइम मिनिस्टर के साथ में पूरी मंत्री परिषद जब बन जाती है तो मंत्री परिषद अपनी सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को, और उस सलाह के बेसिस पे सारे के सारे काम होते हैं सिस्टम के अंदर। तो ये होती है मंत्री परिषद की सलाह से प्रेसिडेंट के द्वारा काम किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट कुछ यहाँ पे संविधान संशोधन है अनुच्छेद 53 में दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। यहाँ पे क्या बात की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, तो प्रेसिडेंट को मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। यानी कि प्रेसिडेंट को मंत्री परिषद ने सलाह दी है उसको मानना ही है, उसको बाध्य कर दिया था प्रेसिडेंट साहब को इस संविधान संशोधन के जरिए। और ये बात 24वां संविधान संशोधन 1971 की बात यहाँ पे भी इसका मेंशन्ड है, ये जो प्रोविजन किया गया था। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अब ऐसा करने के बाद क्या होता है कि ये इंदिरा गांधी वाला पीरियड है, 1976 में इमरजेंसी वाला टाइम चल रहा था, लेकिन अब जनता सरकार आ गई थी 1978 में, आपको पता होगा। तो 44वां संविधान संशोधन होता है और कई सारे बदलाव किए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट को एक शक्ति दी जाती है पुनर्विचार की शक्ति। तो ये आप इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट महोदय को पुनर्विचार की शक्ति कब दी गई? तो 44वां संविधान संशोधन जब किया गया 1978 में, तो प्रेसिडेंट महोदय को पुनर्विचार की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि मंत्री परिषद कोई सलाह यदि प्रेसिडेंट को देती है तो प्रेसिडेंट उसको पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकते हैं वापस मंत्री परिषद को कि आप इसको देखिए, एक बार पुनर्विचार कीजिए। लेकिन एक बार भेजने के बाद यदि मंत्री परिषद दोबारा लौटा देती है तो प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बाद में उस पर साइन करने के लिए, तो ऐसा प्रोविजन है। तो ये पुनर्विचार वाला जो कॉन्सेप्ट है याद रखिएगा कि ये कब जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 से। अनुच्छेद 54 देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 में प्रेसिडेंट का निर्वाचन की बात की गई है, यहाँ प्रावधान है प्रेसिडेंट का निर्वाचन। तो सबसे पहली बात कि प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन होता है उसे केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाता है। यानी कि जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो इसको संपन्न कराता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। अब इस इलेक्शन में भाग कौन कौन लेते हैं ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए कि तो इसमें लेते हैं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। इस लाइन पर जरूर गौर कीजिएगा। तो ये जो तीनों बॉडी हैं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इनके इलेक्टेड जो मेंबर हैं वही इसमें भाग लेते हैं। किसमें? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। परंतु इसमें कौन भाग नहीं लेते हैं? तो इसमें मनोनीत व विधान परिषद के सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछी जाती है। तो कौन नहीं लेते हैं? मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है कि दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है, दिल्ली पुडुचेरी दोनों ही यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। ऐसा कब किया गया था? तो 70वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, यानी कि 1992 में 70वां संविधान संशोधन किया गया था। और दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने के लिए मतलब उनके लिए प्रावधान किया गया कि वो भी भाग ले सकते हैं इस संविधान संशोधन के जरिए। और कुछ यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं। प्रेसिडेंट के चुनाव में 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक का होना अनिवार्य है, यानी कि जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए मतलब खड़ा होना चाह रहे हैं, जो भी स्टैंड करना चाह रहे हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि 50 लोग बोलने चाहिए, प्रस्ताव लेके आएंगे 50 लोग कि हम ये प्रस्ताव लाते हैं कि ए पर्सन को प्रेसिडेंट बनने लायक है ये पर्सन, तो 50 लोग प्रस्ताव लाएंगे और 50 ही उसका अनुमोदन करेंगे, यानी 50 जो अन्य लोग हैं वो उसको एक प्रकार से अप्रूव कर देंगे कि हाँ ये बात ठीक है जो प्रस्ताव लाया गया है। तो ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्स के अंदर। यहाँ पर जमानत राशि है 15,000 रुपये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। यदि प्रेसिडेंट कुल वैध मतों का यानी कि टोटल वैलिड वोट्स का 1/6 प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ये राशि उनकी जब्त हो जाती है। जमानत राशि की जो बात की जाती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट सामान्यतः 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। सामान्यतः कब लेते हैं शपथ? 25 जुलाई को। तो ये एक मतलब डेट है कि यदि प्रेसिडेंट पूरा अपना टर्म कंप्लीट करते हैं तो सामान्यतः 25 जुलाई को शपथ लेते हैं प्रेसिडेंट महोदय। कुछ और इंपॉर्टेंट नोट हैं इसके संबंध में, तो आप याद रखिएगा विघटित सभा यानी कि जो असेंबली विघटित हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो उसके जो सदस्य हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं। कारण इसका क्या है कि यदि आपकी जो भी असेंबली है, जो भी सभा है वो भंग हो गई तो उसके मेंबर जब है ही नहीं, वो जब किसी सदन के मेंबर कोई व्यक्ति होगा ही नहीं क्योंकि सदन भंग हो चुका है, तो दोबारा इलेक्शन होंगे तो वो लोग भाग नहीं ले सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया इस प्रकार की चीज़ें। एक और चीज़ है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं उनके संबंध में यदि कोई विवाद निकल के आता है तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराई जाती है। ऐसा कहाँ लिखा गया है? तो अनुच्छेद 71 के तहत ये बात लिखी गई है कि प्रेसिडेंट के चुनाव के संबंध में जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद 55 है, यहाँ पे निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंट के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में। तो इस प्रक्रिया को आयरलैंड से हमने लिया है अपने संविधान के अंदर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। इसके अलावा 4 मेथड हैं प्रेसिडेंट के निर्वाचन की प्रक्रिया में। पहला है अप्रत्यक्ष मतदान यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, अर्थात हमने अपने एमपी को चुना है और एमएलए को चुना है, डायरेक्टली हम वोट करके आए हैं, लेकिन हम अपने प्रेसिडेंट को डायरेक्टली नहीं चुनते हैं भारत के। ये हमारे जो एमपी हैं, हमारे एमएलए हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं भारतीय सिटीजन के। ये आगे जाकर के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं, एमपीज और एमएलए ये जाकर के प्रेसिडेंट को बनाते हैं। तो ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान। दूसरा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि 50% प्लस 1 वोट जिस भी व्यक्ति को मिलेंगे जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं तो वो पर्सन बन जाएंगे प्रेसिडेंट। नॉर्मली क्या होता है इलेक्शन में, वहाँ पे क्या होता है फर्स्ट पोस्ट द पास्ट इलेक्शन वाली चीज़ें होती हैं। जैसे कि 2 व्यक्ति किसी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, मान लीजिए 100 वोट हैं, 100 वोट हैं, 2 नहीं हम 3 मान लेते हैं। यहाँ पे 3 व्यक्ति यहाँ पे खड़े हुए हैं तो एक पर्सन को यहाँ पे मिल जाते हैं 45% वोट मिल जाते हैं, एक को मिल जाते हैं यहाँ पे 33% और एक पर्सन को जितने भी रिमेनिंग वोट्स हैं वो मिल जाते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे कौन सा पर्सन जीत के आ जाता है? तो 45% सबसे ज़्यादा जिसको मिलते हैं, यानी मेजोरिटी 45 की है, तो ये पर्सन जीत के आ जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, यहाँ पे 50% प्लस 1 वोट होना जरूरी है, यानी कि 100 में से 51 जो मेंबर हैं वो सपोर्ट करने चाहिए, वोट होने चाहिए प्रेसिडेंट के पास, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। 51 से 50 भी यदि रहेंगे तब भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। तो ये होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल सिस्टम। अब राजस्थान में एक सिस्टम इनकी वोट वैल्यू है, जैसे राजस्थान के अंदर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये निकाले कैसे जाते हैं। तो राजस्थान में विधायक का मत मूल्य है 129। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रश्न डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे। राजस्थान में विधायक का मत मूल्य है 129। इसको निकाला कैसे जाता है? तो उसका मेथड है, इसका फॉर्मूला एक राजस्थान की जनसंख्या अपॉन राजस्थान में निर्वाचित विधायकों की संख्या। तो राजस्थान में निर्वाचित विधायक अभी वर्तमान में है 200, आपको ये पता होगा, इनटू 1/1000, यानी कि ये इसका फॉर्मूला है। तो राजस्थान की जनसंख्या कौन सी ली जाती है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे राजस्थान की जनसंख्या है वो ली जाती है 1971 की। तो आप एक काम कीजिएगा, ये अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो राजस्थान की 1971 की जो जनसंख्या है उसको लीजिएगा, अपॉन 200 जो विधायक हैं उसको लीजिएगा, इनटू 1/1000 जब आप करते हैं तो आपको रिजल्ट निकल के आएगा 128 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। तो ये होता है मत मूल्य। तो अभी क्या है इसमें सिस्टम, 2026 तक
हमको 1971 का जो जनगणना है उसी के बेसिस पे मत मूल्य काउंट करना होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, 2026 तक ये 1971 के बेसिस पर ही हमको लेना होगा। तो इस प्रकार से वोट वैल्यू निकाला जाता है, जो कि इलेक्शंस में काम करते हैं, इस प्रकार से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काम करते हैं ये चीज़ें। दो हो गए यहाँ पे, मैंने आपको बता दिए कि प्रक्रिया में दो चीज़ें यहाँ पे, अप्रत्यक्ष मतदान, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और तीसरा है एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये क्या होता है, प्रेसिडेंट की जब इलेक्शन होती हैं तो वहाँ पे एक बैलेट पेपर मिलता है। बैलेट पेपर में यदि आप समझिए एक्स, वाई और जेड, ये 3 पर्सन खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि यदि यहाँ पे इनको मिले 33%, इनको भी मिले 33%, और सपोज कि इनको मिल गए 28%, तो इसमें क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में, एकल संक्रमणीय मत पद्धति में, कि सबसे ज़्यादा वोट इन दो को मिले हैं, एक्स और वाई को, और जेड को मिले हैं 28% वोट मिले हैं केवल। तो अब अगला जो इनकी काउंटिंग होगी, दूसरे दौर की जो गणना होगी, वहाँ पर जेड को यहाँ पे हटा दिया जाएगा और दौड़ चलेगी फिर एक्स और वाई के बीच में। जेड के जो वोट्स हैं वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, एक्स और वाई में। जब तक ये आंकड़ा 50% +1 पे निकल के नहीं आएगा तब तक प्रेसिडेंट नहीं चुना जाएगा। ये है, इसके तहत किया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के तहत। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी तो कैसे इसमें सिस्टम चलता है। चौथा है यहाँ पे गुप्त मतदान। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ये एक गुप्त तरीके से होता है। तो ये 4 टर्म याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर के: अप्रत्यक्ष मतदान, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान। राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पर भी ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का यूज किया जाता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है राज्यसभा इलेक्शन के अंदर, लेकिन गुप्त मतदान का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 56 पे बात की जा रही है प्रेसिडेंट की पद की अवधि। तो प्रेसिडेंट की पद की अवधि क्या होती है, तो इनका कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष का। प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन प्रेसिडेंट यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ये भी इसके अंदर प्रोविजन है कि यदि वो कहीं संविधान का उल्लंघन करता है प्रेसिडेंट तो उनको हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग लगाने का जो आधार है वो अनुच्छेद 56 में इसका प्रोविजन है कि महाभियोग लगाने का जो आधार है वो कहाँ पे दिया गया है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो अनुच्छेद 56 में इसका आधार है महाभियोग का, जबकि महाभियोग अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में कहाँ दिया गया है, लेकिन आधार इसका अनुच्छेद 56 के अंदर है। अनुच्छेद 57 बात करता है प्रेसिडेंट का पुनर्निर्वाचन यानी कि री इलेक्शन। प्रेसिडेंट का री इलेक्शन भी किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट एक से अधिक बार भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार प्रेसिडेंट रहे थे भारत के, तो ये इसका जीता जागता उदाहरण है एक। जबकि अमेरिका की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति प्रेसिडेंट केवल 2 बार ही बन सकता है। जैसे कि बराक ओबामा साहब अभी बनकर गए थे, केवल 2 बार ही बन सकता है वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, और कार्यकाल वहाँ पे होता है 4 वर्ष का, जबकि भारत के अंदर होता है 5 वर्ष का। तो ये आपको डिफरेंस भी थोड़ा पता होना चाहिए। अनुच्छेद 58 में बात की जा रही है प्रेसिडेंट की योग्यताएं। तो प्रेसिडेंट के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं, इनको हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है। आयु उनकी 35 वर्ष की होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। तो ये है प्रेसिडेंट की योग्यताएं। अनुच्छेद 59 में बात की गई है, ये प्रोविजन है प्रेसिडेंट पद के लिए कुछ शर्तें भी हैं, यानी कि आप ऐसे ही प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, उसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। तो क्या है वो शर्तें? शर्त है कि प्रेसिडेंट लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हुए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक शर्त है इनकी, लेकिन कुछ शर्तों में यहाँ पे बताया गया है कि इनसे छूट रहेगी। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति पहले से ही प्रेसिडेंट है तो वो लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। यदि वो उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, संघ व राज्य के अधीन कोई मंत्री जो है वो लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति पहले उपराष्ट्रपति है रहा है, राज्यपाल रहा है, संघ व राज्य के अंदर मंत्री रहा है और वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना चाहता है और जीत जाता है, तो वो प्रेसिडेंट बन सकता है, ये लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। तो प्रेसिडेंट पद के लिए शर्तें हैं अनुच्छेद 59 के तहत। अनुच्छेद 7 वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में कहाँ पर उल्लेख है? तो अनुच्छेद 60 के तहत उल्लेख है प्रेसिडेंट की शपथ का। तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। प्रेसिडेंट
लोक कल्याण व संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। प्रेसिडेंट किसकी शपथ लेता है, ये टर्म डायरेक्टली पूछी जाती है। तो लोक कल्याण व संविधान की रक्षा की शपथ कौन लेता है, प्रेसिडेंट लेता है। प्रेसिडेंट को शपथ सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई दिलवाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो प्रेसिडेंट को उनके पद की शपथ दिलवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई। यदि सीजेआई नहीं है तो उनके बाद जो सीनियर जज होते हैं वो ये शपथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को। एक यहाँ पे नोट है कि प्रेसिडेंट की शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में नहीं दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या है, संविधान के अंदर कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं संविधान के अंदर। तो 3री अनुसूची में शपथ के बारे में उल्लेख है, लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट की जो शपथ होती है उसका उल्लेख नहीं है। उसका कारण क्या है कि प्रेसिडेंट की शपथ ऑलरेडी अनुच्छेद में दी गई है, यानी कि सेपरेटली अनुच्छेद दिया गया है प्रेसिडेंट की शपथ के लिए, अनुच्छेद 60। तो अनुसूची 3 के अंदर इस बात का उल्लेख नहीं है, प्रेसिडेंट की शपथ का उल्लेख नहीं है अनुसूची 3 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 61 है, यहाँ पे बताया गया है प्रेसिडेंट की महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। यदि प्रेसिडेंट कोई संविधान का उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यानी वैसा ही जुडिशियल प्रक्रिया है ये, यानी कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया। कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया। इस हेतु क्या होता है इसका प्रोसेस कि यदि सदन में 25% लिखित में समर्थन मिल जाता है, मतलब अनिवार्य है इसके लिए, यदि आप महाभियोग लाना चाहते हो किसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, तो सदन में 25% लिखित में समर्थन अनिवार्य है। यानी किसी भी सदन में ला सकते हो आप, लोकसभा या राज्यसभा में, तो 25% लिखित में समर्थन चाहिए और 14 दिन पूर्व प्रेसिडेंट को नोटिस आएगा उसका कि इस प्रकार से आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। तो ये इसके लिए एक अनिवार्य कंडीशन है जो कि लागू होती है महाभियोग लाने के दौरान, लाने से पहले। उसके बाद पहले सदन में 2/3 से बहुमत पारित होता है। 2/3 बहुमत को हम बोलते हैं विशेष बहुमत, ये आप याद रखिएगा, विशेष बहुमत होता है 2/3 बहुमत। तो पहला सदन कोई भी हो सकता है, यहाँ पे राज्यसभा या लोकसभा, तो बहुमत पारित हो जाएगा यहाँ पे 2/3 से महाभियोग का। उसके बाद दूसरा सदन जो भी होगा वो जांचकर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करेगा फिर, और वहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी बात रखवाने के लिए खुद भी जा सकते हैं या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं। यदि दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है महाभियोग प्रस्ताव, तो प्रेसिडेंट का हटना तय है। यानी कि दोनों जगह पर, दोनों सदन में विशेष बहुमत होना जरूरी है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया के दौरान। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा विशेष बहुमत क्या होता है, और प्रेसिडेंट के लिए विशेष बहुमत के द्वारा ही इनको महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे, यानी कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के सदस्य, टोटल सदस्य भाग लेते हैं महाभियोग प्रक्रिया में। लेकिन विधानसभा या विधान परिषद का कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म है। अनुच्छेद 62 है यहाँ पे। अनुच्छेद 62 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट का पद यदि रिक्त हो जाता है तो एक संवैधानिक बाउंडेशन, एक जिम्मेदारी है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना एक संवैधानिक बाध्यता है। यानी कि प्रेसिडेंट का पद यदि 1 जनवरी को खाली हो गया है तो आपको 1 जुलाई तक ये पद भरना जरूरी है। यानी कि 6 महीने का टाइम होता है आपके पास, संवैधानिक बाध्यता है कि आपको इलेक्शन कराने होंगे, आपको चुनाव करके प्रेसिडेंट को नियुक्ति दिलवानी होती है। तो ये प्रेसिडेंट के पद के रिक्त होने पर संवैधानिक बाध्यता है अनुच्छेद 62 के तहत। अब अनुच्छेद 63 से आपका उपराष्ट्रपति का पद शुरू हो जाता है। तो आप अनुच्छेद 52 से 62 तक याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्रेसिडेंट के संबंध में। कई बार आपसे एग्जाम्स में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं इसी प्रकार से आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। आप मुझे सुझाव जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।